नमस्कार, एबीपी न्यूज के नए शो मोदी ट्रैकर के साथ हाजिर हूं मैं रोमाना इसार खान। इस शो में हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हर रणनीति, हर फैसले को ट्रैक करेंगे। उनके हर कदम के बारे में हम आपको जानकारी देंगे और आज बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पाकिस्तान नीति की। दरअसल पड़ोसी देश पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार जाने के बाद इस पर बात करना बेहद जरूरी है। आजाद हिंदुस्तान के इतिहास में क्या आपने कभी किसी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को भारत की तारीफ करते सुना है? जो कभी नहीं हुआ वो अब हो रहा है। दुनिया बदल रही है, भारत बदल रहा है और जो एक शख्स इस सब के लिए जिम्मेदार है वो हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को घुटनों के बल ला दिया है और ये सब कुछ रातों रात नहीं हुआ, बल्कि इसके लिए कई साल की मेहनत लगी है। कि हम छेड़ते नहीं हैं, लेकिन किसी ने अगर छेड़ा तो हम उसे छोड़ते भी नहीं हैं। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। पाकिस्तान के प्रति अपनी विदेश नीति में प्रधानमंत्री मोदी ने अचानक ही एक ऐसा बदलाव किया जिस पर किसी का ध्यान नहीं गया, और वो बदलाव है पाकिस्तान को इग्नोर करने का, उसकी अनदेखी करने का। अगर आप ध्यान दें तो पिछले 3 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान का किसी भी फोरम पर नाम नहीं लिया है। अपनी इस अनदेखी से पाकिस्तान परेशान है। पाकिस्तान में चल रहे मौजूदा विवाद पर भी प्रधानमंत्री मोदी ने अभी तक कुछ नहीं कहा है और इससे इमरान खान परेशान है और पाकिस्तानी मीडिया में खलबली मची हुई है। इमरान खान पाकिस्तान की सत्ता गंवा चुके हैं। ऐसे में अब इन बातों का कोई मतलब नहीं है। सत्ता गंवाने से पहले जिस तरह उनका भारत प्रेम जागा था, उसे लेकर भारत ही नहीं पाकिस्तान में भी लोग आश्चर्यचकित थे। भारत के खिलाफ 3 साल तक जहर उगलने वाले इमरान खान यूं ही भारत की तारीफ नहीं कर रहे थे। इसके पीछे मोदी सरकार की बड़ी सफलता छिपी हुई है। इमरान खान पाकिस्तान की घरेलू सियासत में बुरी तरह से घिर चुके हैं। एक तरफ उनके पुराने साथी उनका साथ छोड़कर जा चुके हैं, तो वहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इमरान अपनी साख खो चुके हैं। पाकिस्तान के इस सियासी सूरत हाल में एक बहुत बड़ी वजह भारत का रणनीतिक दांव भी है। भारत की विदेश नीति के दबाव के चलते FATF से लेकर संयुक्त राष्ट्र संघ तक अनेक मंच पर पाकिस्तान अलग थलग पड़ा, जिसका खामियाजा इमरान खान को भी भुगतना पड़ा। इमरान खान का कहना बिल्कुल सही है। भारत एक खुददार और मजबूत लोकतांत्रिक देश है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अमेरिका या रूस को खुश करने से ज्यादा जरूरी अपने देश और देशवासियों के हित हैं। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। वहां की विदेश नीति वहां की चुनी हुई सरकार से ज्यादा वहां की सेना तय करती है। जनता का हित तो भूल ही जाइए। अच्छा, जिस तरीके की उथल पुथल इस वक्त पाकिस्तान में मची हुई है, खास बात यह है कि भारत ने इस पूरे मामले में बेहद संयमित रुख अपनाया है। जरा सोचिए, अगर ऐसा भारत में हो रहा होता तो पाकिस्तान क्या करता? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 8 सालों में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में वो कद बनाया है जो इमरान खान सोच भी नहीं सकते। मोदी की गिनती आज अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, ब्रिटेन के PM बोरिस जॉनसन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जैसे नेताओं के साथ होती है। मोदी का इतना बड़ा कद होने की वजह से ही रूस यूक्रेन युद्ध में भारत एक अलग कूटनीतिक रुख अपनाने में कामयाब हो सका है। भारत उन चुनिंदा देशों में है जिसने यूक्रेन पर आक्रमण के बाद रूस और उसके राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की स्पष्ट रूप से निंदा नहीं की। भारत रूस यूक्रेन युद्ध पर संयुक्त राष्ट्र में वोटों के दौरान दूर रहने वाला एकमात्र क्वाड देश है। क्वाड का अर्थ है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। इस ग्रुप में भारत के अलावा जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका भी है। क्वाड का मकसद एशिया प्रशांत क्षेत्र में व्यापार को आसान करना,
और सामरिक तौर पर इस क्षेत्र में शक्ति संतुलन बनाए रखना है। वो हाल के समय में लगातार भारत की विदेश नीति की तारीफ कर रहे हैं और एक नैरेटिव को गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि जिसके तहत वो ये दिखा सकें कि वो एक नया पाकिस्तान बनाना चाहते थे, एक स्वतंत्र विदेश नीति रखने वाला पाकिस्तान बनाना चाहते थे, लेकिन विदेशी शक्तियों की वजह से और अनेक साजिशों की वजह से उन्हें ऐसा करने नहीं दिया गया। यह एक तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रणनीति कहेंगे कि वो अपनी तारीफ का भी जवाब नहीं दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समझ चुके हैं कि किसी को चोट पहुंचानी है तो उसकी अनदेखी की जाए और पाकिस्तान को इग्नोर करने में ही फायदा है। इससे न सिर्फ उसकी चर्चा बंद होगी बल्कि इंटरनेशनल फोरम पर भी मुद्दा नहीं बनेगा। और भारत तो पहले ही कह चुका है कि पाकिस्तान से तब तक बात नहीं होगी जब तक वो भारत की सरजमी पर दहशतगर्दी बंद नहीं करता। इमरान खान बार बार नरेंद्र मोदी को उकसाते हैं ताकि मोदी उनकी बातों का जवाब दे, लेकिन मोदी एक मंझे हुए खिलाड़ी हैं जो उनके झांसे में नहीं आ रहे। इमरान खान मोदी से बात करने के लिए इतने बेकरार हैं कि फरवरी में जब वो रूस गए तो वहां उन्होंने मोदी से डिबेट करने तक की इच्छा जता दी। मेरा ख्याल है नरेंद्र मोदी ने ये सोचा है कि इमरान खान को इग्नोर करो और इसको इररिलेवेंट करो। दिस इज वन ऑफ द स्ट्रैटेजी। इमरान खान क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि बातें तो पहले नहीं हो रही, तो मैं क्या करता हूँ कि मैं ट्वीट्स करता रहता हूँ। उससे ये है कि एटलीस्ट थोड़ी बहुत रेलेवेंस रहेगी, थोड़ी बहुत बात हो जाए करेगी और ये एक बस सिलसिला चलता रहेगा। अदर दैन दैट तो ये कुछ भी नहीं है। इमरान खान के कार्यकाल के दौरान चूंकि इमरान खान की सरकार ने आतंकवाद के विरुद्ध इरिवर्सिबल, वेरीफाइबल और क्रेडिबल स्टेप लेने की जो शर्त है वो पूरी नहीं की, इसी वजह से भारत ने पाकिस्तान के साथ अपने संबंधों की बहाली नहीं की, कोई बातचीत नहीं की। ऐसा नहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पाकिस्तान से बात नहीं करना चाहते। उन्होंने कई बार खुद आगे बढ़कर इस बारे में कोशिश की। अच्छा, 2018 में जब इमरान खान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें बधाई देते हुए दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करने की अपील भी की, लेकिन उन्हें पाकिस्तान से धोखे के सिवाय कुछ नहीं मिला। ये हमारी कंसिस्टेंट पॉलिसी है कि हम बातचीत के पक्ष में हैं। हमारे देश की एक कंसिस्टेंट पॉलिसी है, यूपी एनडीए नहीं है, ये मोदी मनमोहन सिंह नहीं है। कंसिस्टेंट पॉलिसी है कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं। हमारा कहना इतना ही है कि बम बंदूक में बातचीत सुनाई नहीं देती। आतंकवाद बंद होना चाहिए, क्रॉस टेररिज्म बंद होना चाहिए। इस इंटरव्यू के एक महीने के बाद ही 14 फरवरी 2019 में पाकिस्तान समर्थित आतंकियों ने जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंक की ऐसी घटना को अंजाम दिया जिसने पूरे देश की आत्मा को छलनी कर दिया। पुलवामा में जैश ए मोहम्मद के एक आतंकवादी ने विस्फोटकों से लदे वाहन से सीआरपीएफ जवानों की बस को टक्कर मार दी, जिसमें 40 जवान शहीद हो गए थे और कई गंभीर रूप से घायल हुए। इस घटना से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शांति प्रयासों को बड़ा झटका लगा। सुरक्षा बलों को खुली छूट दे दी गई है। मैं देश को फिर भरोसा दिलाता हूं, धैर्य रख ले, अपने जवानों पर भरोसा रखिए। पुलवामा के गुनहगारों को सजा कैसे दी जाएगी, किस प्रकार की सजा देगा, ये हमारे जवान तय करेंगे। पुलवामा हमले के 12 दिन के भीतर ही भारत ने अपना बदला भी ले लिया। भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान में बालाकोट में घुस करके आतंकी ठिकानों के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक किया। इस स्ट्राइक में जैश के 300 आतंकी मारे गए। भारतीय फौज यहां भी नहीं रुकी। सुरक्षा कर्मियों ने कश्मीर में इस साजिश में शामिल एक एक आतंकी को चुन चुन कर निशाना बनाया। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। मैं देश नहीं रुकने दूंगा। मैं देश नहीं झुकने दूंगा। बालाकोट हमले के जवाब में पाकिस्तान के फाइटर जेट्स ने भारतीय वायु सीमा का उल्लंघन कर हमले की कोशिश की, लेकिन MiG-21 लेकर उड़े विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान ने पाकिस्तान के F-16 को मार गिराया।
पर कुछ देर बाद उनका विमान भी क्रैश हो गया। उन्होंने जान बचाने के लिए पैराशूट से छलांग लगा दी, पर इस दौरान वो पीओके की जमीन पर पहुंच गए। पाकिस्तानी सेना ने उन्हें पकड़कर युद्धबंदी बना लिया, लेकिन मोदी सरकार और अंतर्राष्ट्रीय दबाव के कारण पाकिस्तान को अभिनंदन को भारत को सौंपना पड़ा। आप में एक पहले पायलट प्रोजेक्ट करने की परंपरा होती है और पायलट प्रोजेक्ट होने के बाद स्केलेबल किया जाता है। तो अभी एक पायलट प्रोजेक्ट हो गया। अभी रियल करना है, पहले तो प्रैक्टिस थी। इस घटना के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इमरान खान दोनों 2019 में बिश्केक में SCO सम्मेलन में गए, लेकिन पीएम मोदी ने इमरान से बात करना तो दूर, उनके पास बैठना भी गवारा नहीं समझा। जितनी भी तस्वीरें आईं, उसमें वो पाकिस्तानी डेलीगेशन से कोसों दूर दिखे। साफ था कि भारत किसी भी मंच पर पाकिस्तान के साथ नहीं दिखना चाहता था। अगस्त 2019 में मोदी सरकार ने वो कर दिखाया जिसकी पाकिस्तान ने कल्पना भी नहीं की थी। पीएम मोदी ने जनता से किया अपना वादा निभाया, तो साथ ही ऐसा फैसला लिया जो आजाद भारत का कोई भी प्रधानमंत्री इसके पहले नहीं ले पाया था। पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाकर उसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया और फिर उसे दो हिस्सों में बांट दिया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। संविधान जब बना तब से धारा 370 को अस्थायी माना गया। क्यों अस्थायी माना गया? अस्थायी इसलिए माना गया माननीय अध्यक्ष जी, क्योंकि कभी न कभी इसको हटना था, बहुत पहले हटना था, मगर किसी ने राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं। पाकिस्तान को ये बात पसंद नहीं आई, लेकिन भारत ने इसकी बिल्कुल परवाह नहीं की। भारत ने पाकिस्तान की किसी भी बात का कोई जवाब ही नहीं दिया। अच्छा, इमरान खान अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में चीख चीख कर भारत की आलोचना करते रहे, लेकिन उनकी बात पर किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। फिर 2019 में संयुक्त राष्ट्र की महासभा में भाषण में अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान का नाम तक नहीं लिया, और वहीं इमरान खान की हर बात में भारत का ही जिक्र था। प्रोग्रेसिव थिंकिंग के साथ जो देश आतंकवाद का पॉलिटिकल टूल के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें ये समझना होगा कि आतंकवाद उनके लिए भी उतना ही बड़ा खतरा है। पाकिस्तान में करतारपुर साहिब कॉरिडोर का उद्घाटन दोनों देशों के बीच रिश्तों को बेहतर बनाने का एक अच्छा मंच था, लेकिन इमरान ने इस मंच पर भी कश्मीर राग छेड़ दिया। पीएमओ और विदेश मंत्रालय की सबसे बड़ी उपलब्धि यही रही कि उन्होंने उन देशों को भी अपना दोस्त बना लिया जो पारंपरिक तौर पर पाकिस्तान के दोस्त रहे थे। कश्मीर में जो दर्जे में बदलाव किया भारत ने, उसको लेकर के भी इन देशों को भारत ये समझाने में कामयाब रहा कि ये कितना जरूरी था। दरअसल इमरान खान जब से सरकार में आए थे, तब से भारत को इस्लामिक देशों के जरिए घेरने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इससे पलट भारत ने पाकिस्तान के ही मित्र देश जैसे सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान, कुवैत, बहरीन जैसे देशों को भी अपने पाले में कर लिया। भारत के अनुच्छेद 370 को खत्म करने के बाद वहीं भारतीय विदेश मंत्रालय के कूटनीतिक प्रयासों का असर ये रहा कि कई मुस्लिम देशों के नेता भारत के दौरे पर आए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। यही नहीं, कश्मीर में भारत की उपस्थिति का विरोध कर रहे पाकिस्तान को तब और बड़ा झटका लगा जब इस्लामाबाद के दोस्त UAE ने कश्मीर में अरबों डॉलर के निवेश का ऐलान कर दिया। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल मनोज सिन्हा के मुताबिक पिछले दिनों दुबई एक्सपो में 2.5 अरब डॉलर के निवेश के समझौते हुए। इसके तहत रियल एस्टेट, बुनियादी ढांचा, पर्यटन, स्वास्थ्य सेवा और जनशक्ति रोजगार क्षेत्रों में निवेश के लिए 6 समझौते किए गए। इस आयोजन में UAE के दिग्गज कारोबारियों ने हिस्सा लिया। जम्मू कश्मीर सरकार ने अलमाया समूह, MATU इन्वेस्टमेंट्स LLC, GL एम्प्लॉयमेंट ब्रोकरेज LLC, सेंचुरी फाइनेंशियल और नून ई-कॉमर्स के साथ अलग अलग 5 MOU पर हस्ताक्षर किए। इन निवेश प्रस्तावों से पाकिस्तान के उस दावे की हवा निकल गई कि भारत कश्मीर में हिंसा कर रहा है और मानवाधिकारों का उल्लंघन कर रहा है। मोदी सरकार ने इमरान खान के निजाम को शुरुआती महीनों में ही कूटनीतिक झटके देना शुरू कर दिया था। इस्लामिक देशों के जिस संगठन OIC के सहारे पाकिस्तान दबाव की राजनीति खेलने की कोशिश करता आया, उसमें भारत की एंट्री हो गई।
पाकिस्तान के लिए ओआईसी में भारत की एंट्री किसी भूकंप के झटके से कम नहीं थी, क्योंकि इस मंच का इस्तेमाल पाकिस्तान हमेशा भारत के खिलाफ जहर उगलने के लिए करता आया है। साल 2019 में भारत और पाकिस्तान के बीच जबरदस्त तनाव के बीच तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने यूएई के अबू धाबी शहर में आयोजित 57 मुस्लिम बहुल देशों के संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन की बैठक को संबोधित किया। ओआईसी के विदेश मंत्रियों की इस बैठक में भारत को बतौर गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर बुलाया गया था। बड़ी बात यह थी कि पाकिस्तान, जो कि इस संगठन का संस्थापक सदस्य भी है, इस बैठक में शामिल नहीं था। भारत को न्योता मिलने से बौखलाए पाकिस्तान ने ओआईसी के इस कार्यक्रम का विरोध किया था। शुक्रन। I'm honored to join my colleagues from nations that represent our great religion and ancient civilizations. पाकिस्तान का मौक़िफ़ तारीखी हवालों को सामने रखते हुए और इस असूली मौक़िफ़ पर कायम रहते हुए मैंने फैसला किया है, और ऐवान को मुकद्दम समझते हुए मैंने फैसला किया है कि मैं काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स के इजलास में नहीं जाऊंगा। मुस्लिम आबादी के मुताबिक दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मुल्क भारत ना तो ओआईसी का सदस्य है और ना ही उसे पर्यवेक्षक की भूमिका तक प्राप्त है। वहीं मुस्लिम आबादी में कहीं कम रूस और थाईलैंड जैसे देश कम से कम ओआईसी के पर्यवेक्षक हैं। मुस्लिम आबादी के मुताबिक अगर हम देखें तो 20 करोड़ से भी ज्यादा आबादी वाले भारत के पास पर्यवेक्षक की भूमिका तक नहीं है। ऐसे में ओआईसी की बैठक में भारत का जाना बड़ी कूटनीतिक जीत थी। नरेंद्र मोदी जब 2014 में प्रधानमंत्री बने तब पूरी दुनिया की नजर इस बात पर थी कि क्या भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के रिश्तों में बदलाव आएगा, क्या दोनों देश दोस्ती और शांति की स्थापना कर पाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी शपथ ग्रहण समारोह में सभी पड़ोसी देशों के राष्ट्राध्यक्षों को न्योता दिया और इसमें पाकिस्तान के तब के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ का नाम भी था। कूटनीति की दुनिया में इस फैसले ने हलचल मचा दी। – 2014 में पाकिस्तान के राष्ट्रपति नवाज शरीफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेने के लिए दिल्ली आए। शांति का हाथ बढ़ाने के लिए इसे मोदी की बड़ी पहल के तौर पर देखा गया। नवाज शरीफ ने भी नए रिश्तों की शुरुआत की उम्मीद जगाई। साल 2015 में पीएम मोदी ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। अफगानिस्तान से लौटते वक्त तमाम प्रोटोकॉल को दरकिनार कर पीएम मोदी पाकिस्तान की धरती पर उतर गए। उनका ये फैसला हैरत में डालने वाला इसलिए भी था क्योंकि उनसे पहले 10 साल तक प्रधानमंत्री रहे मनमोहन सिंह पाकिस्तान का दौरा नहीं कर पाए। काबुल से नई दिल्ली लौटते वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबको चौंकाते हुए अचानक लाहौर चले गए। वहां उन्होंने नवाज शरीफ को उनके जन्मदिन की बधाई दी और शरीफ की नातिन की शादी में शरीक हुए। लाहौर से 40 किलोमीटर दूर शरीफ के पुश्तैनी घर में 90 मिनट तक ठहरने के दौरान उन्होंने मरियम नवाज की बेटी मेहरुन्निसा को आशीर्वाद दिया और नवाज शरीफ की मां के पैर छुए। इस घटना के बाद दोनों देशों के रिश्ते सुधरने की उम्मीद जगने लगी थी। विडंबना देखिए कि इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी पाकिस्तान नहीं गए और इसकी वजह यह थी कि जिस नवाज शरीफ को प्रधानमंत्री मोदी ने सुधरने का पूरा मौका दिया, उनकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, उसी ने उनके पीठ में छुरा भोंक दिया। 18 सितंबर 2016 को जम्मू कश्मीर की उरी में सैनिक छावनी पर पाकिस्तानी समर्थक आतंकियों ने हमला किया और 19 जवान शहीद हो गए थे। सेना पर आतंकी हमले को लेकर देश भर में गुस्सा था। आतंकियों के बढ़ते हौसले को पस्त करना था। देश की आम जनता इस हमले का हिसाब मांग रही थी। भारतीय सेना ने जवाब देने के लिए 28-29 सितंबर की रात एलओसी पार कर पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। सेना के मुताबिक सर्जिकल स्ट्राइक में 38 आतंकी और 2 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए थे। हमारी सेना ने ये स्पष्ट संदेश दिया है कि हम छेड़ते नहीं हैं, लेकिन किसी ने अगर छेड़ा तो हम उसे छोड़ते भी नहीं हैं। हम शांति के प्रबल समर्थक हैं, लेकिन राष्ट्र रक्षा के लिए
कोई भी कदम उठाने में हम चूकेंगे नहीं। बातचीत और बेहतर रिश्तों की कोशिशों के बावजूद सीमा पार पाकिस्तान से मिले आतंकी घावों से पीएम मोदी का भी मन उचट गया। मोदी ये अच्छी तरह से समझ गए कि पाकिस्तान से तब तक बातचीत करने का कोई फायदा नहीं जब तक वो आतंक पर नकेल नहीं कसता, उस पर लगाम नहीं लगाता। पाकिस्तान में नवाज शरीफ की जगह इमरान खान प्रधानमंत्री बने, तब भी स्थितियों में कोई बदलाव नहीं आया। तब तक मोदी सरकार यह फैसला कर चुकी थी कि सीमा पार आतंकवाद पर पाकिस्तान से बातचीत करने की बजाय अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी से बात करना बेहतर है। ये फॉर्मूला रंग लाया और कुछ सालों के भीतर पाकिस्तान और उसकी राजनीति अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अलग थलग पड़ी नजर आई। दुनिया के सबसे शक्तिशाली माने जाने वाले शख्स यानी अमेरिकी राष्ट्रपति के पद पर चुने जाने के बाद जो बाइडेन ने दुनिया के जिन नेताओं से सबसे पहले बात की, उनमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल थे। इमरान खान इंतजार करते रह गए, लेकिन उन्हें बाइडेन का फोन तक नहीं आया। पाकिस्तान में इस बात को काफी अहमियत दी गई। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 के हटने के बाद से भारत और पाकिस्तान में शीर्ष स्तर पर कोई बात नहीं हो रही है और फिलहाल पाकिस्तान में जिस तरह की राजनीतिक अस्थिरता है, उसमें दोनों देशों के बीच बातचीत और भी ज्यादा मुश्किल लग रही है। पाकिस्तान में इमरान खान के बाद अब जो अगला व्यक्ति प्रधानमंत्री बनेगा, उससे भी बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है। दोनों देशों के बीच बातचीत से मसला कब सुलझेगा, ये भी कहना मुश्किल है। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो नीति है ना, पाकिस्तान को इग्नोर करने, वही कारगर नजर आती है। भारत को इस नीति से अच्छे परिणाम मिलेंगे और उम्मीद है कि आगे भी अच्छे नतीजे ही मिलेंगे। तो फिलहाल मोदी ट्रैकर के शो में अब मुझे इजाजत दीजिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।